आज हम यही समझ लेते हैं। उत्पादन कीमत निर्धारण क्या है, क्यों होता है। उत्पादन माने किसी वस्तु का बनाया जाना, सेवा का बनाया जाना। कीमत मतलब कि उसका दाम तय करना। दाम और निर्धारण माने तय करना। तो किसी वस्तु या सेवा की कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, तय कैसे किया जाता है। यहाँ पहला लाइन दिया है, साम्य का क्या अर्थ होता है। साम्य का अर्थ होता है परिवर्तन की अनुपस्थिति। परिवर्तन माने बदलाव, चेंज। परिवर्तन माने बदलाव। तो जहाँ बदलाव नहीं होगा वहाँ साम्य होगा। इकोनॉमिक्स में साम्य का मतलब रुक जाना नहीं होता है। देश की अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में रुकना जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। अर्थव्यवस्था रुकती नहीं है और ना ही रुक सकती है। अप एंड डाउन्स आ सकते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, घट बढ़ होती रहती है। व्यापार में घाटा और फायदा होते रहता है, लेकिन व्यापार ठप नहीं हो सकता है। ठप होगा वो खत्म हो जाएगा, रुका कि खत्म हुआ। अर्थव्यवस्था रुक नहीं सकती है। हम उपभोग को शून्य नहीं बना सकते हैं, चाहे हम कर्ज लेकर के अपना जीवन यापन करें या मेहनत करके करें, लेकिन जीवन यापन करने के लिए, जीने के लिए कुछ न कुछ उपभोग करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था हमसे जुड़ी है, अर्थशास्त्र हमारे जीवन से जुड़ा है। हमारा जीवन नहीं रुक सकता है, वैसे ही अर्थव्यवस्था नहीं रुक सकती है। तो साम्य का क्या अर्थ होता है, परिवर्तन की अनुपस्थिति। साम्य मतलब कि संतुलन। संतुलन का रुकना मतलब नहीं होता है। संतुलन का अर्थ होता है एक समान भाव से चलते जाना। अर्थव्यवस्था का एक समान भाव से, बिल्कुल एक भाव से, एक ही लेवल पर चलते जाना, उसे कहते हैं हम साम्य, इकोनॉमिक्स की भाषा में, अर्थशास्त्र में। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि एक फर्म साम्य अवस्था में तब कही जाएगी जब उसके कुल उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति न हो। यहाँ फर्म के बारे में बात कर रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक फर्म, एक व्यक्ति के स्तर पर बात करता है। तो एक फर्म संतुलन में या साम्य अवस्था में कब रहेगी, एक समान अवस्था में कब रहेगी, जब उसके कुल उत्पादन की मात्रा है, मतलब कि मान लो कि उसने 100 यूनिट, 100 वस्तुएं बनाई हैं, तो 100 ही बनाता रहे। आज भी 100 बनाया, कल भी बनाया, परसों भी बनाया, तरसों भी बनाया, अगले इसी तरह से अगले समय तक भी वो बनाते जा रहा है 100 की मात्रा में। तो उसे हम कहेंगे फर्म जो है, ये कंपनी जो है, ये साम्य अवस्था में है। साम्यावस्था में फर्म उत्पादन की वह मात्रा तथा वह कीमत निश्चित करेगी जिस पर उस फर्म को अधिकतम लाभ हो रहा हो। यानी कि वो अपनी कीमत को ऊंचा बढ़ाएगी और वहाँ तक बढ़ा के ले जाएगी जहाँ तक कि उसको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा होगा। जहाँ से घाटा होना स्टार्ट होगा, नुकसान होना स्टार्ट होगा, वहाँ पर वो रुक जाएगा, उससे ज़्यादा वो अपनी कीमत नहीं बढ़ाएगा। तो साम्यावस्था में फर्म क्या करता है, साम्यावस्था में फर्म अपने वस्तु के उत्पादन की मात्रा और उसकी कीमत वहाँ निश्चित करती है। यानी कि हम इतनी मात्रा में बनाएंगे और उसकी ये कीमत निश्चित करेंगे। मान लो कि हम 100 वस्तुएं बनाएंगे और उसे 100 की कीमत में बेचेंगे, ये उसने तय कर लिया है, क्योंकि 100 की कीमत पर 100 वस्तुएं बेचकर उसे सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। आगे कह रहा है कि कोई भी फर्म केवल 2 ही स्थितियों में संतुलन में रह सकती है। कोई भी फर्म, इस दुनिया की कोई भी फर्म सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें कि वो संतुलन में रहती है, एक समान गति से चलती है। पहली स्थिति है जब कुल आय, यानी कि उसकी टोटल रेवेन्यू मतलब कि जो उसे प्राप्त हो रहा है, आय मतलब कि आमदनी, हमारी कमाई, जो कमाई है उसकी कुल कमाई, वह कुल लागत, जब कुल आय तथा कुल लागत का अंतर अधिकतम हो, यानी सबसे ज़्यादा हो, तब लाभ भी अधिकतम ही प्राप्त होता है और फर्म संतुलन में होती है। एक फर्म तब संतुलन में होती है जब उसकी आमदनी सबसे ज़्यादा होती है। जब उसकी आमदनी के बीच में और उसकी लागत के बीच में, यानी कि वो जो पैसा लगा रहा है और जो पैसा कमा रहा है, दोनों के बीच में जब सबसे ज़्यादा अंतर होता है, उस समय एक फर्म संतुलन में होती है। ठीक है। दूसरी स्थिति है जब सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर होते हैं, तब फर्म संतुलन में होता है। सीमांत आय क्या है? सीमांत आय क्या है? सीमांत आय जब कोई एक्स्ट्रा वस्तु, मान लो कि 99 उसने बनाई, 99 से उसे जो फ़ायदा मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा यदि उसने एक 100वीं वस्तु बनाई है
तो 100वीं वस्तु में से 99वीं वस्तु को हटा देंगे। जो लास्ट वाली जो 100वीं इकाई है, जो आखिरी वाली है, जिसे हमने लास्ट में बनाया है, एक्स्ट्रा बनाया है, उसे कहते हैं हम सीमांत आय। वो वस्तु, उस वस्तु को बेचने से जो आय प्राप्त होगी उसे कहेंगे हम सीमांत आय। और उस वस्तु को बनाने पर जो खर्चा आया है उसे कहेंगे हम सीमांत लागत। ठीक है। मान लो 100 वस्तुएं बना रहे हैं और वो 101 वस्तु बना दे, तो ये जो एक्स्ट्रा एक वाला जो बढ़ा दिया गया है, इसे बेच करके वो जो कमाएगा और इसे बनाने में उसकी जो लागत लगी है, ये दोनों जब बराबर होते हैं तब फॉर्म संतुलन में होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म के संतुलन की एक आवश्यक शर्त भी होती है। क्या है? MR=MC, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर होते हैं, उसे कहते हैं हम कि ये फॉर्म की आवश्यक शर्त है, यानी कि यह ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा तो फॉर्म संतुलन में नहीं होगी। लेकिन यह आवश्यक शर्त है, ये पर्याप्त शर्त नहीं है। संतुलन की स्थिति के लिए पर्याप्त शर्त यानी दूसरी शर्त यह है कि संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत वक्र, एक सीमांत लागत वक्र है, वो सीमांत आय वक्र को, सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से ऊपर या बाएं से दाएं काटे। ठीक है। यदि यह दूसरी शर्त पूर्ण नहीं होगी तो फॉर्म अधिकतम लाभ अर्जित नहीं कर पाएगी तथा संतुलन प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब ये दूसरी शर्त यानी कि जो दिया है कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र, इसके बारे में हम आगे अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। यहाँ दिया है कि फॉर्म के संतुलन की दोनों शर्तें इस प्रकार से हैं। पहली शर्त है कि MR=MC और दूसरी शर्त है MR वक्र की ढाल MC वक्र की ढाल से कम हो। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो नेट JRF के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़रूर से याद कर लें। और इसके अलावा यदि आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स आपका एकेडमिक विषय है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स से ही संबंधित नहीं है। ये सारे नियम हमारे डे टू डे लाइफ से भी जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आगे आने वाले दिनों में हम बताएंगे कि इकोनॉमिक्स किस तरह से हमारे जीवन को एकदम से बांध के या पकड़ के रखा हुआ है। इकोनॉमिक्स के बिना जीवन नहीं है, जीवन के बिना इकोनॉमिक्स नहीं है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये आगे हम बताएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।